इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं हूं रजनीश। जी हाँ साथियों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि लेकर आते हैं सोमवार को आपके लिए फोन इन कार्यक्रम। वही सोमवार क्या, मंगलवार, बुधवार, ज्यादातर दिन हम सोमवार से शनिवार के बीच में आपके लिए फोन इन कार्यक्रम लाते हैं, ताकि आप जुड़े हमारे इस कार्यक्रम में सीधे तौर पे जो आपके मन में प्रश्न हो हमारे विषय से संबंधित वो जान सके, पूछ सके, और जो हमारे सलाहकार आते हैं, हमारे विशेषज्ञ आते हैं, वो आपको उचित राय दे सकें और आपको पूरा एक कहें हम सॉल्यूशन दे सकें कि आपकी जो समस्या है वो सुलझ सके। तो सबसे पहले रजीश फटाफट से बता देते हैं हमारे सभी श्रोताओं को आज का विषय क्या है। तो भाई आज का जो विषय है वो वैशाखी मूंग और उड़द की बिजाई, और इस विषय पर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो मौजूद हैं, जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर YS शिवे, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत मेरी तरफ से भी सभी किसान बहन भाइयों को नमस्कार। और देखिए, सभी सुनने वालों को हम ये बता दें कि आपका अगर इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें फोन कर पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब उनका जवाब देंगे, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान बताएंगे। और जो हमारे फोन नंबर हैं वो भी बता दें हम। तो फोन नंबर देखिए, दिल्ली से बाहर के लिए जो STD कोड है 011, और जो फोन नंबर हमारे हैं वो है 23421068 23421068। और दूसरा नंबर भी बता दें आरती। जी हाँ बिल्कुल, दूसरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, 01 दिल्ली का STD कोड, ये तो आपको डायल करना ही है। इसके बाद आप डायल कीजिएगा 23421081। तो दोनों फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप सीधे कॉल करें और जो भी प्रश्न है आज के विषय से, बैसाखी मूंग और उड़द की बिजाई, इस विषय के बारे में जो भी जानना चाहते हैं, सीधे कॉल करके डॉक्टर YS शिवे जी से पूछ सकते हैं आप। और कार्यक्रम में सिर्फ यही बात नहीं हो कि आपको एक दो और भी जानकारियां हैं जो आप तक पहुंचानी है, वो भी जरूर बताएंगे। लेकिन जब तक आपके कॉल्स आते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये भी बताना बहुत जरूरी है भाई कि देखिए, आप हमें 9868868753 इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जब तक इस पे आपका मैसेज आता है और कॉल्स आती है, जब तक हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर साहब से प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात अब है बैसाखी मूंग उड़द की बिजाई, तो बात जब बैसाखी मूंग उड़द की होती है तो इसका एक तो समय कब तक का होता है बैसाखी की, अगर हम बात करें मूंग उड़द की। दूसरी बात, इसका महत्व क्या है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि जो बसंतकालीन या बैसाखी मूंग उड़द की बिजाई को कहते हैं, उसका समय 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का होता है। तो इस बीच में हमको इसकी बिजाई कर देनी चाहिए। और इसकी विशेषता ये है कि कम अवधि वाली जो किस्में होती हैं उनका ही चुनाव किया जाता है। और इसलिए किया जाता है क्योंकि हम अगली फसल भी लगा सकते हैं इसको उगाने के बाद में। तो इस तरीके से मूंग का और उड़द को बैसाखी के सीजन में बोने का सही समय चल रहा है। किसान भाई जैसा जैसा खेत खाली होते हैं उनके, तो उनको बिजाई कर देनी चाहिए। और ये जो फसल है, जैसे आलू हमारे कटते हैं, उनको खोदने के बाद में लगा सकते हैं। किसी की जो है हमारी अरहर की फसल बहुत लंबी जाती है, उसको काटने के बाद में, या कपास को काटने के बाद में, गन्ना काटने के बाद में, गन्ने की पेड़ी काटते हैं, उसको काटने के बाद में लगा सकते हैं। या जिसकी जो है हमारी सरसों की फसल कट जाती है उसके बाद लगा सकते हैं। या इसके साथ साथ चना या मसूर है, इसको काटने के बाद में, या हमारी मटर है, इसको काटने के बाद, अर्थात जैसे जैसे खेत खाली होता चला जाता है वैसे वैसे हम लगा सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से गन्ना काटने के बाद में, आलू खोदने के बाद में, और जो हमारी लेट कपास जाती है उसको कटाई के बाद में, तभी जो है हम लगा सकते हैं। तो कितने समय का गैप होना चाहिए, अंतराल कितना होना चाहिए कटाई के बाद? जो पूरा नहीं, देखिए ऐसा है, जैसे आलू खोदा है हमने, तो उसको ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको तो आलू खोदने के बाद में सीधा पलेवा करके जब बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि हमको समय नष्ट नहीं करना है। और जैसे गन्ने की पेड़ी काटी है, तब हमको जो जुताई करने की जरूरत पड़ती है स्पेसिफिकली, पहले जो है महरों से करते हैं, फिर रोटावेटर से करते हैं, तब उसकी बिजाई करनी चाहिए। तो फसल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो है किसी में रेजिड्यू ज्यादा है तो उसको अच्छे ढंग से मिट्टी में मिला लें, तब उसकी बिजाई करें। अब आलू में तो कोई रेजिड्यू ही नहीं रहता, ऊपर का जो है हम हाल में पहले काट लेते हैं, जो हमारे ट्यूबर बचते हैं उनको खुदाई करने के बाद में सीधा जो है उसको पलेवा करके बिजाई कर सकते हैं। सरसों है, सरसों काटने के बाद में ज्यादातर हम वो जो उसकी तूड़ी बचती है सब ले जाते हैं, तो कुछ बचता नहीं है, सीधी जो है हम पलेवा करके जैसे कंडीशन में आता है वैसी सीधी बिजाई कर सकते हैं। ज्यादा खेत की तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है इसको, जो बैसाखी मूंग होती है। तो इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, उन्हें भी ले लेते हैं।
तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ये तो अब आप पहले तो बिजाई करते हैं, मूंग की जो बिजाई होती है हाँ जी, वो अपने जमीन पे तो असर डालती है। एक तो कंटिन्यू होगी, उसको टाइम गेप नहीं मिला जमीन को कुछ। हाँ देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि उसको करने के बाद धूप लगे उसमें कुछ नहीं, धूप लगने की यूँ जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आगे गर्मी पड़ती है तो उसमें गर्मी के अंदर जो है हम उसको धूप लगाने की जरूरत नहीं है। उसको जो है जैसे ही खेत खाली होता है, जैसे ही बिजाई करेंगे तो अच्छी पैदावार होगी और उसको समय भी पर्याप्त मिलेगा। यदि हम लेट बिजाई करेंगे तो मानसून आ जाता है, फिर बारिश हो जाती है, फिर हमारी फलियां खराब हो जाती हैं। तो इस वजह से जितना हम जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी जो है बिजाई करनी चाहिए। ये जो है इसलिए किया जाता है क्योंकि हम अपनी फसल को, जो हमारी खरीफ की फसल बिजाई करने से पहले समय से काट सकें, तो हमारी फलियों पर किसी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचे। नरेंद्र श्रीवास्तव है ये निम्नाबाद से, पूछ रहे कि हमारे खेतों में सरसों पकने वाली है तो मूंग की बुआई कब तक करें और कौन सी किस्म का बीज लें? हाँ देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मूंग, सरसों काटने के बाद में मूंग को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, तो इसके लिए जो है उसको ज्यादा खेत की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जैसे इनकी फसल कटती है, जैसा बता रहे तैयारी है, तो उसके बाद में जो है ये मैं जो वैरायटी का नाम बता रहा हूँ उसका नाम नोट कर लें। उसका बीज कहीं से भी वो प्रमाणित संस्था से ले सकते हैं, नेशनल सीड कारपोरेशन से, या किसी विश्वविद्यालय से, या कृषि विज्ञान केंद्र से, या पूसा में भी अब मेला लगने वाला है, इसकी बात आप आगे करेंगे, तो वहां से, या इनके पास कोई भी और किसी विश्वविद्यालय का जो किसान मेला लगा हो वहां से कर ले सकते हैं। IPM 205-7 जिसको हम विराट के नाम से जानते हैं, ये बहुत अच्छी किस्म है। IPM 41-0-3 ये बहुत अच्छी किस्म है, इसको ले सकते हैं। IPM 2-14 ये बहुत अच्छी किस्म है। SML 832 ये भी बहुत अच्छी किस्म है। IPM 2-3 ये बहुत अच्छी किस्म है। IPM 99-125 मेहा के नाम से है। HUM 12 मालवीय चेतना, इनमें से कोई सी ले सकते हैं, या SML 668 ये बहुत अच्छी किस्म है। पूसा बैसाखी या पूसा विशाल ये भी किस्में हमारे संस्थान से मिल सकती हैं। तो कहीं से भी इनको जो किस्मों का बीज लेकर मूंग को लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसके दो फायदे होंगे, एक तो जो है इनका खेत खाली नहीं रहेगा, और दूसरी बात ये है कि आगे फसल बोएंगे ये खरीफ के मौसम में, कोई भी धान लगाएं या ज्वार लगाएं, बाजरा लगाएं, मक्का लगाएं, तो उसकी जो है नाइट्रोजन की देने की मात्रा कम जरूरत पड़ेगी यदि हम मूंग लगाएंगे, क्योंकि उसका अवशेष जो बचता है और बाकी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जड़ों के अंदर, वो अगली वाली फसल के लिए बहुत फायदा करता है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि कहा जाता है, आपने इस बात को कहा, तो जो दलहनी फसलें होती हैं कहीं अगर, तो उसको कहीं ना कहीं फसल चक्र में काफी मददगार होती है। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन की जो हमारी बसंतकालीन मूंग है, ग्रीष्मकालीन मूंग है, या बैसाखी मूंग है, ये बहुत अच्छा पार्ट प्ले करती है दोनों तरीके से। हमारा जो है एक तो मिट्टी की उर्वरता की शक्ति को बढ़ाती है, क्रॉप को भी रोटेट करती है, रोटेशन या फसल चक्र को भी फॉलो करती है, और उसके साथ साथ जो है हमारी जो खाद्यान्न की उत्पादन है वो भी बढ़ता है, विशेषकर जो है दाल वाली फसलों का। सत्यनारायण जी, सत्यनारायण जी पूछिए अपना प्रश्न। बीज कहाँ से लेने पड़ेंगे? हाँ देखिए, आपके यहाँ के लिए ना मूंग के लिए जो है बीज विराट की जो है किस्म है IPM 205-7, ये बहुत अच्छी किस्म है। इसका बीज जो है आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर से मिल जाएगा, या जो है आप कृषि विश्वविद्यालय नजदीक हो वहां से इसका मिल जाएगा बीज, या नेशनल सीड कारपोरेशन से भी इसका बीज मिल सकता है। इस किस्म की जो है अनुमोदन किया गया है मध्य प्रदेश के लिए। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़े हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं क्या कहना चाहते हो। हेलो सर, मैं जिला फरुखाबाद से बोल रहा हूँ। जी, नाम बताइए सर अपना। डिस्ट्रिक्ट नवाबगंज। जी पूछिए अपना प्रश्न। मूंगफली लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए नरम मिट्टी के लिए क्या क्या डालना पड़ेगा? देखिए, आप मूंगफली लगाना चाहते हैं, लेकिन आज विषय मूंगफली का नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, मूंगफली लगाने के लिए आपको जो है जिप्सम का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, और गोबर की खाद भी डालनी चाहिए, ताकि जो उसमें अच्छे पैक्स बने और अच्छा जो मूंग की जो फलियां बने। तो इस हिसाब से जो है आपको, लेकिन अधिक जानकारी के लिए जो है हमारा इसमें गुजरात में सेंटर है एक, जहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट कहते हैं, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके मूंगफली के बारे में। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, मैं संदीप बोल रहा हूँ, हिसार से, हरियाणा। जी संदीप जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, ये जो मूंग की है, मैं वो पहले भी फोन मिलाया था, इसमें गैप की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या जमीन को? नहीं, देखिए सर, ऐसा है ना, ये शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल होती है, इसमें हमको गैप देने की जरूरत नहीं है। मैं फिर अब रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हम जितना लेट करेंगे उतना जो है हमारा
खरीफ के मौसम में जो बारिश होती है या प्री मानसून बारिश होती है, उससे जो है नुकसान होने के चांस हो जाते हैं फलियों को। तो उससे पहले पक के तैयार हो जाए, इसलिए जो हमें समय से लगानी है और इसमें गैप की जरूरत की नहीं है कोई भी, क्योंकि अब तो गर्मी पड़ रही है। वैसे भी हम गर्मी में यदि जुताई करके खेत को खाली छोड़ेंगे तो उससे जो हमारा कार्बन का ह्रास होगा, इकट्ठा नहीं होगा। तो इसलिए जो जितनी जल्दी हो सके हम उसको बिजाई करनी चाहिए। गर्मी में ज्यादा देर तक जुताई करके खाली खेत को खाली रखने से भी हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है मिट्टी में से। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, फिर भी जैसे हमारी जो है सरसों की फसल कट जाती है या हमारी जो है आलू खोदने के बाद में इनको तुरंत जो है बुझाई कर देनी चाहिए मूंग की या उड़द। जी, और डॉक्टर साहब लगातार फोन कॉल्स आ रही हैं, लेकिन हमने अपने श्रोताओं से ये भी कहा था कि हम और भी जानकारियां हैं जो आप तक पहुंचाएंगे। तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान मित्रों के लिए, सभी किसान भाइयों के लिए, कि आज जो है पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जो है वो जारी कर दी जाएगी। अब से बस थोड़ा ही समय बचा है जब ये किस्त जारी की जाएगी। कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस तोमर जी जो है वो भी इसमें शामिल रहेंगे और प्रधानमंत्री द्वारा ये किस्त जो है जारी कर दी जाएगी। 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी रजिस्ट्रेशन किसान जो हैं उनको लगभग काफी बड़ी तादाद में सम्मान निधि इसकी राशि जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहेंगे हम सरकार की, क्योंकि किसानों को एक सम्मान के साथ जीने के लिए और साथ में उनकी जो कहें खेती करनी है उसके लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उनमें मदद पहुंचाने के लिए ये राशि जो है ना बहुत कारगर सिद्ध होती है। बिल्कुल सही कहा आपने आरती। और देखिए जब किसानों को, इसीलिए इसको सम्मान निधि कहा गया है ना, उनके लिए देखिए कुछ भी राशि होती है वही महत्वपूर्ण होती है और उनको प्रोत्साहन मिलता है और कि वो कुछ नया अन्वेषण करें, कुछ नई तरह के प्रयोग भी करें। और जैसे कि ये साल जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स भी है, तो इस तरह से नई प्रगतिशील जो हमारे किसान हैं, जब इस तरह का उन्हें प्रोत्साहन राशि मिलती है तो वो नए प्रयोग भी करते हैं और खुद भी मजबूत होते हैं और देश को भी आगे विकास और प्रगति की ओर लेकर जाते हैं। जी बिल्कुल। देखिए जो कृषि जो है एक हर चरण पे, हर पड़ाव पे उसमें एक प्रोसेस होता है, एक लंबा काफी। तो हर पड़ाव पे चाहिए होता है हमें कि उनको कुछ ना कुछ खरीदना है, कुछ ना कुछ लगाना है। तो ये जो राशि है ना, ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत मददगार साबित होती है। और इस योजना के तहत भी, किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11वीं और 12वीं किस्त जो थी, जो पिछले साल मई और अक्टूबर में दी गई थी, और आज 13वीं किस्त अदा की जाएगी। तो ये और बहुत देखिए बहुत बड़ी बात है कि 8 करोड़ से ज्यादा किसान जो लाभार्थी हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और 8 करोड़ किसानों को जब ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जब ये सम्मान निधि मिलेगी, तो मुझे लगता है कि सचमुच में हम कृषि के क्षेत्र में विकास और प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। और देखिए रजनीश, पिछली बार भी, पहले भी जब ये राशि हमारे किसानों तक पहुंची थी तो उनसे भी हमने कई किसानों से बातचीत की थी, तो उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए थे कि किस तरह उनको इसका लाभ हो रहा है और कितना उनको मदद मिल रही है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की राशि का किसानों के लिए क्या योगदान होता है। देखिए हमारे भारत में जो है 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं। जी। एक जो है हमारा खरीफ होता है, एक रबी होता है, एक जायद होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इन सीजन से पहले जो है सरकार जो है 2-2 हजार रुपए 3 बार में किस्त देती है। वो इस वजह से कि वो इनपुट खरीद सकें अपने, या उनकी जो रिक्वायरमेंट है अपनी फसल बोने से पहले, उसको स्पेशली जो हमारे सीमांत लघु किसान है उनके लिए। तो ये बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसका महत्व भी है 3 बार देने का, 2-2 हजार रुपए पर किसान के हिसाब से, क्योंकि 3 ही हमारे फसल के सीजन होते हैं हमारे भारतवर्ष में। और एक फसल के बारे में हम जो बात कर ही रहे हैं, अब ये सीजन जो चल रहा है वो जो है बैसाखी या ग्रीष्मकालीन, बसंतकालीन, तो उससे पहले इनको किसी को मूंग बोनी है, उड़द बोनी है या और कोई फसलें बोनी है, उसके लिए जो है अनुदान खरीद सकें, यानी कि इनपुट खरीद सकें और अच्छे ढंग से अपनी बिजाई कर सकें। इसलिए किसान जो बहुत अत्यधिक महत्व है। हाँ, अत्यधिक महत्व है, क्योंकि पहले वो साहूकार के पास में जाते थे, अब उनको जाने की जरूरत नहीं है। अब वो जो निधि मिल रही है इनको, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, उससे जो है अपने अनुदान खरीद सकते हैं, अर्थात अपने इनपुट खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ने ये भी बता दिया कि समय के अंतराल पे देना क्यों जरूरी है, क्योंकि उचित समय पे दिया जाएगा तो बहुत उचित इस्तेमाल भी हो जाएगा। आप सुनते रहिए कार्यक्रम किसान की बात। बैसाखी, उड़द और मूंग की बिजाई पर भी वापस आएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की
मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और आज बात हो रही है बैसाखी, मूंग और उड़द की बिजाई। साथ है हमारे डॉक्टर वायस शिवेजी जो कि सारे सवालों का, हमारे भी और आपके भी सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं। और इस बीच आरती लगता है कि एक और कॉलर जुड़ गए हैं। आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं बब्बन यादव बोल रहा हूँ, कुंडा प्रतापगढ़ से। बब्बन जी, क्या सवाल है आपका? पिपरमिंट बोने का सही टाइम है डॉक्टर साहब? देखिए, पिपरमेंट बोने का बिल्कुल सही समय चल रहा है। आप इसकी जो जड़ें, जो सीमैप है पंतनगर के पास में, या आपके पास प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं, लखनऊ से, कहीं से भी सीमैप के सेंटर से आप जो है पिपरमेंट की जड़ें लेकर इसकी बिजाई कर सकते हैं। ये आपने खुद तैयार कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सही समय है। अब टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, आप इस समय पिपरमेंट की बिजाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, नरेंद्र श्रीवास्तव हैं, इन्होंने प्रश्न पूछा था कुछ समय पहले। अभी फिलहाल धन्यवाद कह रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां आप पहुंचा रहे हैं सभी श्रोताओं तक। एक कॉलर और जुड़े, उनसे भी पूछ लेते क्या कहना चाहते हैं वो। संदीप बोल रहा हूँ सर, किसान हूँ, मैं की साथ से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, संदीप जी अपना सवाल पूछिए। पानी है नहीं? पानी तो जो हम बैसाखी मूंग लगाते हैं या बसंतकालीन मूंग या ग्रीष्मकालीन मूंग लगाते हैं, उसके लिए तो पानी जरूर चाहिए, और 2 से 3 या 4 पानी की जरूरत पड़ती है। बिना पानी के तो मूंग नहीं हो सकती। लेकिन मुझे इतना भी पता है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए, ड्रिप इरिगेशन के लिए काफी अनुदान दे रही है। तो उस हिसाब से आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, थोड़ा उनसे जानकारी करेंगे तो वहां से आपको अनुदान स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के लिए मिल सकता है। क्योंकि समर के दिनों में हम फ्लड इरिगेशन को एडवाइस नहीं करते हैं, विशेषकर जहाँ पे ज्यादा सूखा पड़ता है, जैसे हरियाणा वगैरह है। तो आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप अपने फार्म पे जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन लगाएं, और उससे जो है मूंग का उत्पादन लेंगे तो वहाँ पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि आपको कम पानी में अधिक पैदावार मिलेगी और आपका अच्छा रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि आप यदि अपने डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर मिलेंगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा। जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, अब क्योंकि बहुत समय से हमारे जो किसान मित्र वो भी इंतजार में होंगे कि आपने भी जिक्र छेड़ा था पूसा मेला के बारे में, तो थोड़ा डिटेल में बता दें, क्योंकि बस आ ही गया है वो। तो क्या कुछ है उसकी विशेषता, क्या कुछ होने वाला है इस बार, और हमारे किसान मित्र कैसे लाभ ले सकते हैं उससे? हाँ, देखिए, पूसा किसान मेला जो है हमारे उत्तरी भारत में काफी अट्रैक्शन का केंद्र होता है, क्योंकि हमारे उत्तरी भारत में जो है जो हमारी बासमती किस्में होती हैं वो बहुत ज्यादा उगाई जाती हैं, और वो पूसा से वो किस्में निर्यात की गई हैं, उनका बीज लेने की संभावना किसानों को होती है, और वो इंतजार करते हैं कि कब जो है पूसा किसान मेला लगे, क्योंकि ये साल में एक ही बार लगता है और मार्च में लगता है। तो 2 से 4 मार्च, 2, 3, 4 3 दिन का किसान मेला है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हमारी मूंग की है या उड़द की है या हमारी धान की किस्मों की जो भी किस्में हैं हमारी, उनका बीज मिलेगा। एक तो ये मुख्य आकर्षण केंद्र है। दूसरा, वो मिट्टी के नमूने ले आ सकते हैं, पानी का नमूने ले आ सकते हैं, सॉइल टेस्टिंग और पानी का नमूने दोनों ले आ सकते हैं वो, और दे सकते हैं, उनकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पे मशीनरी का भी प्रदर्शन किया जाता है कि भाई किस तरीके की मशीनरी का डेवलपमेंट हो रहा है। और चौथी बात यह है कि ड्रोन का भी यहाँ दिखाया जाएगा कि ड्रोन किस तरीके से इरिगेशन या ड्रोन से कैसे हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, या कैसे हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी दिखाया जाता है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे किसान गोष्ठी भी होती है, जो उनके प्रश्न होते हैं उनके सवाल जवाब दिए जाते हैं। महिलाओं के लिए भी कार्यक्रम अलग से किया जाता है, महिला गोष्ठी भी होती है। तो क्योंकि हमारे किसान जो भाई की ही नहीं है, केवल बहनें भी हमारी किसान हैं, तो उनके लिए अलग से एक रखी जाती है। तो ये सारे जो है मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं हमारे, इस बार आकर्षण बिंदु है के किसान मेले के। और इसके साथ साथ क्योंकि जो हमारा श्री अन्न जो है, यानी कि हमारे मिलेट्स का इंटरनेशनल ईयर है, तो यहाँ पे जो पूसा की किस्में निकाली गई हैं, विशेषकर बाजरे की, उनका बीज भी यहाँ से मिलेगा। और उनका जो बाई प्रोडक्ट है, किस तरीके से खाद्यान्न बनाए जाते हैं प्रोसेस करके, और कैसे उनके बेकरी वगैरह, तो उनका सबका यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है किसान कंसल्टेंसी सर्विसेज भी है, कि जो किसान आएंगे तो जो भी उनको कंसल्टेंसी किसानों को चाहिए, तो एक्सपर्ट जो हमारे उनके सवालों का जवाब देंगे, पूरी जानकारी देंगे। तो ये सारे जो हमारे यहाँ पे लाइव भी हैं, जैसे हमारे यहाँ जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल है छोटे किसानों के लिए और
बड़े किसानों के लिए भी और सीमांत किसानों के लिए भी, 1 एकड़ के लिए और 1 हेक्टेयर दोनों के लिए। तो वहाँ जो वो देख सकते हैं कि मछली का उत्पादन भी हो रहा है, फसलें भी हो रही हैं, हमारे फल वाले पेड़ भी लगे हुए हैं, हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री का भी कंपोनेंट है और हमारे मशरूम का भी कंपोनेंट है। तो ये सारे देख भी सकते हैं कि कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल को अपना के वो अपनी आय दुगनी कर सकते हैं। और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए भी यहाँ एक अलग से एक मतलब उन्होंने रखा है कि उस पर डिस्कशन होगा और किस तरीके से उसमें किसानों को जानकारी दी जाएगी। तो ये सारे जो है मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं जहाँ पे किसान भाई आके अपना लाभ कमा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो आरती देखिए, किसानों के लिए कितना कुछ रहेगा इस मतलब मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने कृषि के हर पहलू की बात वहाँ पे होगी। और कहते हैं ना जो लैब टू लैंड, वो सीधा पे कृषि वैज्ञानिक भी होंगे, किसान भी होंगे और नए नई तरह की तकनीक भी होगी, बीज भी होगा और उनकी सारे जो समस्याओं का समाधान भी होगा। तो मुझे लगता है कि ये मेला सचमुच में बहुत जानकारी से परिपूर्ण होगा। तो मुझे लगता है सभी किसान भाई बहनों को जरूर पहुंचना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि किसानों के लिए बहुत, सबके लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे सुनने वाले कुछ ऐसे भी है जो किसान नहीं है लेकिन दिलचस्पी बहुत है उन्हें, क्या उनके लिए भी कुछ वहाँ है? हाँ, उनके लिए देखिए सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि वहाँ खरीदारी भी होती है। कुछ प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं जो मतलब अपनी स्टॉल लगाते हैं, तो वो उनसे खरीद सकते हैं। कुछ भी खाद्यान्न पदार्थ है जैसे मुरब्बा है, चटनी है, अचार है, तो ये सारी चीजें, पौधे हैं गमलों में लगा सकते हैं, छोटे छोटे बीज भी जो शहरों में मतलब सब्जी के बीज लगा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी या सारे अनुदान यहाँ पे जब उत्पाद जो लेने की संभावना, मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ जो है जानकारी तो मिलती है और देखने से और आदमी को विश्वास होता है कि कितना अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे या क्या क्या हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और बहुत से किसान मैं ये भी बता दूं आजकल काफी जागरूक हो रहे हैं कि अपनी जैविक खेती के रूप में घरों में ही जो उगा रहे हैं गमलों के अंदर, उनके लिए बीज दिए जाएंगे किचन गार्डन के लिए, उनके सबके लिए। तो ये सारी चीजें उन किसानों के लिए नहीं बल्कि शहर वालों के लिए भी है। और एक और बात डॉक्टर साहब की, जैसे अभी आपने बताया कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स है, तो क्या हमें वो मिलेट्स भी मिलेंगे, रागी वागी? हाँ, बिल्कुल 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 वो देखने को यहाँ बिल्कुल मिलेंगे और वहाँ से खरीद उत्पाद भी खरीद सकते हैं उसके। तो ये क्योंकि हमारा इंटरनेशनल ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट हैदराबाद में उसका प्रदर्शन भी यहाँ पे स्टॉल लगेगी। तो मुझे लगता है आरती कि हम सब के लिए वहाँ बहुत कुछ है और अगर हमें मिलेट्स खरीदने हैं और घर में रागी, कोदो, ये सब चीजों का इस्तेमाल करना है तो मुझे लगता है कि ये मेला बहुत अच्छा हम सबके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो हमें जरूर पहुंचना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जोर तो पूरा दिया जा रहा है कि मिलेट्स पे अमल किया जाए, उसको अपनी थाली में लाया जाए। और इसके साथ साथ अब हम आपको जरिया भी दे रहे हैं कि आप सीधे वहां पहुंचे, इसके बहुत से फायदे वहां पे आपको सुनने को, जानने को और भी मिलेंगे और आप सीधे उसको अपनी थाली में ला सकते हैं। और हमारे जो किसान मित्र हैं भाई, उनको डॉक्टर साहब उगाने के लिए अगर हम कहें तो काफी कुछ हमारे कार्यक्रम में हम जानकारी दे ही रहे, तो वो उसको लगा सकते हैं, अपने खेतों में ला सकते हैं। तो बहुत कुछ आज के कार्यक्रम में डॉक्टर साहब, लेकिन समय कम है तो जानना चाहेंगे कि जो बैसाखी मूंग उड़द की बिजाई है, अगर इसको हम आत्मनिर्भरता से जोड़ना चाहें तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि जहाँ पे पानी की उपलब्धता है वहाँ पे आसानी से मूंग और उड़द लगाया जा सकता है। तो वहाँ जो है यदि हम लगाएंगे इस तरीके से 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा जो है दाल वाली फसलों का उत्पादन बढ़ जाएगा और उसमें हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी हमारी बढ़ती है। तो उसमें जो हम जो केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो अगली फसल यदि हम मूंग उड़द उगाने के बाद में लगाएंगे तो उसमें कम हमको जो केमिकल फर्टिलाइजर स्पेशली यूरिया डालने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम मिट्टी की उर्वरता शक्ति में आत्मनिर्भर बढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है खाद्यान्न उत्पादन में विशेषकर जो दाल वाली फसलें उसमें भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जी, तो बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताई। तो डॉक्टर वाईश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। तो 2 से 4 पूसा मेला आप जरूर शामिल होइएगा। फिलहाल के लिए आज के लिए मुझे आरती को, मुझे रजनीश को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।